जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आप देख सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट। सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में बहुत अच्छे तरीक़ा से लग भी गए हैं। और आपका जो कह सकते हैं एडमिट कार्ड जो है मई में आने की ज़्यादातर संभावनाएं है। आपकी जो एडमिट कार्ड है 2 या 5 या 10 मई से आ जाएगी। ओके, तो इसी से संबंधित हम लोग आज की जो क्लास लाए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित लाए हैं। प्रैक्टिस सेट है और पीछे के भी लेक्चर में आप जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट पर्यावरण अध्ययन संबंधित देखिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो भी जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बहुत अच्छे प्रश्नों को भी सेट किया गया है। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ नए प्रश्नों लेकर हाजिर हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छे से समझाएंगे भी आपको सारे प्रश्नों को विस्तार से, और चित्र के माध्यम से भी हम इसके प्रश्नों को समझाएंगे। ओके, तो आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, यू टेट, रीट, सुपर टेट के लिए जो है ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। देखिए प्रश्न संख्या 1 जो कह रहे हैं कि रमेश कक्षा 7 का शिक्षक है। वह एक नया पाठ शुरू करने से पहले अपने छात्रों को एक मजेदार गतिविधि में संलग्न करता है। इस गतिविधि का पीछे का उद्देश्य क्या है? तो इसके बारे में हम लोग भी जानते हैं कि अगर हम लोग को टीचर बनना है, अगर कोई भी कक्षा में हम लोग जाते हैं, कोई भी वर्ग में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले जो भी चैप्टर हमको अध्ययन करना है, मतलब जो भी चैप्टर पढ़ाना होता है, तो उसके बारे में पहले हम बच्चों को जानकारी देते हैं कि देखिए बाबू, हम लोग को पहले इस चैप्टर के बारे में ये जो टॉपिक है हम आपको कुछ बता देते हैं, तब उसके बाद हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यही बात जो है प्रश्न में बोल रहा है। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पे विकल्प जो है कौन सा सही हो रहा है, इसको हम लोग को देखना है। ए विकल्प में करे कि छात्रों को प्रेरित करना और उनकी संक्रिया करना। बी करे कि सक्रिय करना, यहाँ पे शिक्षक का कार्यभार कम करना। सी करे कि कक्षा शुरू करने से पहले छात्रों को अनुशासन प्रदान करना। और डी में करे छात्रों का तनाव कम करना। तो यहाँ से ऑप्शन तो देखने पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ये बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि जब टीचर आ रहा है नया पाठ शुरू कर रहा है तो पहले उसके बारे में जो गतिविधियां हैं, जो उस चैप्टर में लिखा गया उसको बारे में पहले बच्चों को जानकारी करेगा, उसको प्रेरित करेगा, उसको मतलब बच्चों को उसके प्रति सक्रिय करेगा। तो ए विकल्प जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। तो ये आपको क्लियर हो गया, अच्छे से भी समझ में आ गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 2 नंबर। देखिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझाएं। इसमें जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का संघ शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर। आप देख सकते हैं कि 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। और जो 8 अभी जो फिलहाल में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, अब ध्यान से आप सुन लीजिएगा कि 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद दूसरे नंबर पर होता है चंडीगढ़, तीसरा पर होता है दमन एवं दीप, चौथा पर होता है दादर एवं नगर हवेली, 5 नंबर पर होता है लक्षद्वीप, 6 नंबर पर होता है पुडुचेरी, 7 पर होता है जो दिल्ली मतलब जो हम लोग भारत देश की राजधानी है, और लास्ट में आता है कौन सा 8 नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इतना आपको जरूर याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। देखिए प्रश्न संख्या जो 3 कह रहा है कुडुक। 3 बहुत अच्छा प्रश्न है कि कुडुक जो है कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और झारखंड। तो जो कुडुक जो है ये झारखंड की बोलचाल भाषा है। झारखंड के लोग जो होते हैं ये कुडुक बोलते हैं, कुडुक। यही प्रश्न में भी पूछा गया है कुडुक जो है कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो झारखंड की, जिसको हम कुडुक या कुरुख भी कहते हैं। आप कहीं कहीं प्रश्नों में कुरुख भी देखिएगा, कुरुख इस तरह का लिखा रहेगा,
इस तो आपको समझना होगा कि मतलब कुडुख ही है। ओके, ये जो है झारखंड की तो है ही, लेकिन अगर देश की बात करें कि कौन कौन देश की भाषा है कुरुख, तो ये तो पहले तो हम लोग का भारत देश तो हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्योंकि भारत देश के है अंतर्गत जो है झारखंड है। इसके बाद दूसरा जो हो जाएगा, नेपाल में भी ये जो है कुरुख बोला जाता है। इसके बाद तीसरा पर बात करते हैं भूटान, और चौथा नंबर पर जो हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। तो इस छोटे छोटे पॉइंटों को आपको जरूर याद करना होगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कुरुख या कुडुख है ये कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है या कौन से देश की भाषा है। तो ऑप्शन आपको 4 दिया रहेगा। अगर आपको ये चारों विकल्प जो याद है, मतलब ये याद है देश का नाम, तो जरूर आप उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। अब भारत की बात करते हैं कि भारत में जो है कहाँ कहाँ बोला जाता है। तो भारत में बिहार में भी बोला जाता है, बिहार में भी आपको अचंभा लगेगा लेकिन बिहार में भी बोला जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में भी बोला जाता है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। ये सब कहाँ बोले जाते हैं? तब पश्चिम बंगाल के उराव जो जनजातियाँ होती है, पश्चिम बंगाल के जो उराव जनजातियाँ होती है वहाँ पे जो है ये कुडुख बोला जाता है। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए, आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। यहाँ पे जो प्रश्न 4 कर रहा है कि निम्नलिखित में से उससे 2 जानवरों के समूह को चुनिए, मतलब उस 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिसके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। मतलब आगे के जो दांत होते हैं अगर टूट जाते हैं तो वह आगे जो है फिर बढ़ते चले जाते हैं। अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते हैं एवं काटते रहते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पे ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी इसको अच्छे तरीका से पकड़ भी लेंगे। छिपकली और गिलहरी, छिपकली और कछुआ, चूहा और गिलहरी, और सांप और गिलहरी। तो आपको देखने से लग रहा है कि अरे बाबा ये तो चूहा होना चाहिए, क्योंकि चूहा जो है इसके बहुत छोटे छोटे दांत होते हैं और दांतों से ही वह क्या करता है, कुछ भी वस्तुओं को अच्छे तरीका से कुतर देता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। ओके, इतना सही हो गया आपको लोग का। इसके बाद देखिए आते हैं प्रश्न संख्या 5, अगला देख लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। यहाँ पे जो 5 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि कनौज एक जिला है उत्तर प्रदेश का। लीजिए, हमें आंसर तुरंत बता दिए। कनौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? हरियाणा का, उत्तराखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का। तो मैंने जस्ट आंसर आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि कनौज जो जिला है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, और यहाँ पे इत्र उद्योग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 6 नंबर। बहुत अच्छा प्रश्न ये ला है 6 नंबर। 6 जो प्रश्न कर रहा है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अफगानिस्तान जो इंग्लैंड हो गया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन राजस्थान, अबू धाबी अफगानिस्तान। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अबू धाबी जो होगा अफगानिस्तान में जो है ये रेत के टीले पाए जाते हैं। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब ये देखिए रेत का टीला क्या होता है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, बहुत परीक्षा में काम भी करेगा। कि जो हवा के द्वारा कह सकते हैं या पवन के द्वारा एकत्र की गई रेत की पहाड़ी या चोटी को हम रेत का टीला कहते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर रेत का टीला होना है तो हवा बहुत तेज बहेगा। अब बहुत सारे हवा के साथ यहाँ पे जो होगा रेत जो है उड़कर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ या चोटी का रूप धारण कर लेगा, जिससे हम उसे क्या कह सकते हैं, उसका नाम क्या दे सकते हैं? तो रेत का टीला दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। देखिए ये सारे ईवीएस के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 7 जो प्रश्न कर रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक जो है अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो आपको भी एक सर्वेक्षण करने के लिए कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है कि आप उस जगह पर जाइए, उस चीज़ के बारे में वहाँ पे सर्वेक्षण कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए, और जानकारी हासिल करने के बाद आपको एक कागज़ पर लिखकर नोटिफाई करना होता है। तो यही है सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो यहाँ पे दिया है परिकल्पना बनाना, समालोचनात्मक चिंतन जिसको हम गहन चिंतन जानते हैं,
इसके बाद देखिए सी विकल्प में कह रहा है कि रिकॉर्डिंग, जिसको अभिलेखन और सुनने के कौशल, और पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, रिकॉर्डिंग या अभिलेखन सुनने के कौशल, ये विकल्प जो है ये सही हो रहा है। क्योंकि अगर आप शिक्षक हैं, अगर पड़ोस में जाते हैं या ईंधन पे या कोई चीज़ पर सर्वेक्षण करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो सबसे जो अहम प्रक्रिया हो रहा है कि आप वहाँ पे अभिलेखन करना है। अभिलेखन का मतलब कि उसको कागज़ पर लिखते हैं, नोटिफाई करते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, जितने सारे कुछ मतलब जो चीज़ का आप करते हैं, और सुनने का भी कौशल। तो सी विकल्प इस प्रश्न के अनुसार सही हो रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 8। यहाँ पे जो 8 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस का विषय है। ईवीएस का विषय कौन हो रहा है? संबंध, ये तो बिल्कुल नहीं है। कार्य एवं खेल, ये भी नहीं हो जाएगा। सी, ये भी नहीं है। यात्रा जो है ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण, देखिए अभी आपको ईवीएस से पीछे प्रश्नों करवाए हैं कि ईवीएस में ज़्यादातर विषय जो होता है यात्रा से संबंधित होता है, मतलब सर्वेक्षण करना होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, हमको वहाँ पे यात्रा कहीं कहीं जाकर उसका सर्वेक्षण करना होता है, ज्ञान हासिल करना होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार जो है डी विकल्प सही हो रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 9 कर रहा है कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय क्या बचना होगा। अगर हम ईवीएस में अगर शिक्षार्थियों का हम आकलन करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या बचाना होगा। तो ये विकल्प में करें कि जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, भी करें कि अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, और डी विकल्प कर रहा है कि आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तो ये तो ऑप्शन सही हो रहा है डी में। आकलन जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पे तकनीकी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी को हमको यहाँ पे क्या करना होगा, बचाना होगा। जब हम ईवीएस में शिक्षार्थियों का आकलन करते हैं तो उसी समय तकनीकी जो भाषा है, मतलब कुछ अपनी वाणी से कुछ जो बातें निकल जाती है, उसी को हमको क्या करना है, बचाना होता है। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10 जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य जो है शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है ये। तो एक कह रहा है कि समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के समान के विषयों पर समालोचना करना। बी कह रहा है कि तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। सी में कह रहा है कि बच्चों को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। और डी में ऑप्शन में कह रहा है कि डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। तो आपको इस प्रश्न का जो उत्तर हो रहा होगा ए ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से भी ऑप्शन में भी समझा दिया गया है कि जो समानता है, न्याय है, शांति है और मानव के जितने सारे अधिकार हैं वह मर्यादा के समान के विषयों पर समालोचना करना होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। मतलब समालोचना का अर्थ क्या होता है, ये भी तो आ गया सब कि ये समालोचना होता क्या है। तो साथियों, समालोचना का मतलब होता है कि कोई भी गुण दोष का हम लोग विवेचन करते हैं, वही होता है समालोचना। तो यहाँ पर भी वही चीज बताया गया है, समानता, न्याय और शांति। ये मानव के अधिकारों के विषय में कोई भी मर्यादा है, उनके प्रति गुण कोई दोष है, उसके आने वाले हम लोग उस चीज को मतलब जानने वाले उसका हम विवेचना करते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 आते हैं। 11 जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तंदुरुपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। तो सेव, मुरब्बा, दूध, पनीर, कच्चा आम अचार और दाल, पापड़। तो यहाँ पे जो दूध है बी ऑप्शन ये गलत हो रहा है। दूध, पनीर जो है ये ऑप्शन गलत हो रहा है, क्योंकि खाद्य पदार्थ कर रहा है यहाँ पे, खाने वाला खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। तो बी ऑप्शन जो है ये नहीं करता है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 12। यहाँ पे जो 12 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रांच का मतलब क्या होता है, कॉपर। ब्रांच का मतलब कॉपर, जरूर याद कीजिएगा, कॉपर के बारे में सही कथन को चुनना है। यह टीन और जास्ता का मिश्र या टीन और जास्ता, हाँ ब्रॉन्ज का मतलब सही, माफ कीजिएगा, कॉपर। तो कॉपर हमने इसका मिश्र धातु ही बता दिया आपको।
तो यह टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, यह एक यौगिक है। यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है और यह कॉपर और जस्ता का समभागी मिश्र धातु है। तो डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। जो ब्रांज है यह कॉपर और जस्ता का समभागी मिश्र धातु होता है। नहीं, माफ कीजिएगा साथियों, ऑप्शन जो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह कॉपर जो है, कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। कौन सा? ब्रांच। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। ब्रांच जो है ये कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 13 जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बने बड़े टिकाने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। वह कौन सा देश का हिस्सा है? तो यहाँ पे दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे दिया है लेह और लद्दाख। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन विकल्प जो हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के कौन से भाग बोला है कि जहाँ पे बड़े तिकोने टेंट के रोबो जिसको हम कहते हैं, वह जानवरों को रहने के लिए लेखा कहते हैं उसको। तो वह लेखा से आप समझ लीजिएगा, लेखा, ल से लेखा मतलब लेह और लद्दाख। इस चीज प्रश्नों से भी आप ऑप्शन को अच्छे तरीका से पकड़ भी सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 14 जो प्रश्न करे कि हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो जस्ट हमने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे जो 8 होगा यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारे देश में 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 36 संस्थाओं के लिए 28 राज्य बने हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताए हैं आपको कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद जो है दादर एवं नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 15। यहाँ पे जो 15 प्रश्न करा है कि पैक्ड वेफर्स, जिसको हम लिफाफा बंद चिप्स कहते हैं, किस कारण से लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं? ऑक्सीजन गैस के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, हीलियम के कारण कि नाइट्रोजन के कारण? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। नाइट्रोजन के कारण जो होते हैं ये लंबे समय तक जो है ताजे बने रहते हैं। और जो नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? एन होता है। और इसका नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2 होता है। इस चीज़ को जरूर याद कीजिएगा। इसका संकेत जो होता है N होता है और नाइट्रोजन गैस का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, N2 होता है। इसके बाद देखिए 16 प्रश्न पे आते हैं। 16 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? तो बंद गोभी, टमाटर को कि गटर को कि भिंडी को? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, टमाटर को लाए थे। कह रहे हैं कि हमारे देश में आने वाले जो व्यापारी हैं वह दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में क्या चीज लाए थे? तो टमाटर को लाए थे। ये थोड़ा सा अजीब टाइप का प्रश्न आपको लग रहा होगा कि दक्षिण अमेरिका से क्या लाया गया था? तो टमाटर को लाया गया था। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 17। बहुत अच्छा प्रश्न 17 ला है। 17 जो प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़कर पेड़ के प्रकार की पहचान कीजिए। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पेड़ के प्रकार को पहचान करना है। पहला विकल्प कह रहा है कि इस पेड़ के तने में पानी एकत्र करने की क्षमता होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह भूमि से 12 से 15 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। तो यहाँ पे कौन सा पेड़ है? तो खेजड़ी का पेड़ हो गया, दूसरा बरगद का पेड़ हो गया, तीसरा जो है रेगिस्तानी ओक हो गया और चौथा ऑप्शन में दिया है घटपर्णी का पौधा हो गया। तो आप इस यहाँ पे देख सकते हैं ये रेगिस्तानी ओक है। ऑप्शन यहाँ पे जो फिगर में दिया गया है ये रेगिस्तानी ओक है। तो ऑप्शन जो डी है ये सही हो रहा है। ओक मतलब क्या होता है? ओक जो है यहाँ पे इंग्लिश शब्द दिया गया है। ओक के मतलब होता है कि जैतून का पेड़ होता है, जो राजस्थान में आप देख सकते हैं जैतून का पेड़ यही है जो राजस्थान में पाया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आते हैं 18 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित इनमें से कौन सा विकल्प सही हो रहा है? तो सीखने के समान
आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के अंदर आकलन। तो CCE के अनुसार पूछा गया है कि जब हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सीखने के समान आकलन करते हैं, सीखते हैं अच्छे तरीक़ा से और कोई भी बात को सीखते हैं तो वहाँ पे हम पहले आकलन करते हैं, क्या ये सही हो रहा है, क्या ये गलत है, तब उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न के अनुसार जो है ये सही हो रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 19। यहाँ पे जो प्रश्न 19 का है कि समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य क्या है, समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य क्या है। ये विकल्प का है कि यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है और यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने में और फैलाने में मदद करता है। सी कह रहा है कि समुदाय को अपने बच्चों को सिखाने में हिस्सेदारी है और उन्हें शामिल होने की जरूरत है। और डी कह रहा है कि शामिल नहीं करने पर जो समुदाय है वह नाराज हो जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो 19 है यहाँ पे सी विकल्प जो है सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में भी दिया गया है कि समुदाय संसाधन के रूप में, तो समुदाय को अपने बच्चों को के सीखने में हिस्सेदारी को रखना चाहिए जिसमें वह अच्छे तरीके जो है उसमें शामिल हो सके, जिसमें बच्चे शामिल हो सके। तभी अगर शामिल होंगे तभी तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं बच्चे। जैसे आंगनबाड़ी होता है तो शुरुदान हम लोग आंगनबाड़ी में अपने बच्चों को भेजते हैं कि अगर मेरे बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो शुरू से सीखना प्रारंभ करेंगे। तो हम वहाँ पे भी एक समुदाय होता है, समूह होता है, बच्चों का समूह होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे हम लोग बच्चे को भेजते हैं। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आता है 20 नंबर। 20 जो यहाँ पे प्रश्न कर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम रही है। 2005 के अनुसार पूछा गया है। तो सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा और भोजन। तो यहाँ पे डी विकल्प जो है ये सही हो रहा है। राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा है जिसको हम EVS के नाम से जानते हैं, इंग्लिश शब्द हो जाएगा। तो उस 2005 के अनुसार अगर बात करें पर्यावरण अध्ययन के विषय में तो 2005 में जो उसका थीम था भोजन था। 2005 में जो था उसका थीम क्या था, तो भोजन था। इस चीज को आप जरूर अपने दिमाग में, मस्तिष्क में जरूर रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहे हैं। 21 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन के तहत समान विषय ही आते हैं। ये विषय कौन कौन से हैं? शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, समेकित दृष्टिकोण और यहाँ पे दिया है डी में सामान्य। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, समेकित दृष्टिकोण। समेकित दृष्टिकोण क्या होता है, जिसको हम एकीकृत दृष्टिकोण कहते हैं, जिसको हम एकीकृत दृष्टिकोण कहते हैं, जिसमें जो होते हैं विद्यार्थी जो होते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक विधि के द्वारा अपनाते हैं, जिसमें पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के पहलू उसमें शामिल होते हैं। भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक की समझ जो है उसमें शामिल होती है। तो यहाँ पे समेकित दृष्टिकोण जो है इस प्रश्न के अनुसार सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 22। यहाँ पे जो 22 प्रश्न है कि पर्यावरण विषय का प्राथमिक स्तर पर अध्ययन क्यों आवश्यक होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन कर है कि पर्यावरण की अवधारणाओं को समझने के लिए। बी कर है कि बच्चे द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। सी कर है कि यदि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाया जाता है तो भविष्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए। और डी कर है कि बच्चे में अच्छी से अच्छी आदतें विकसित करने के लिए, ताकि उन्हें अपने पर्यावरण का ज्ञान हो सके। तो पर्यावरण के विषय में प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर होता है। तो इसमें से प्राथमिक स्तर पर क्या अध्ययन किया गया है इसके बारे में हम लोग को प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन सही हो रहा था यहाँ पे कि जो बच्चे में अच्छी आदतें विकसित करना होता है और उन्हें अपने पर्यावरण का ज्ञान हो सके, उसको उन बच्चों को पर्यावरण से संबंधित पढ़ाया जा सके, तभी तो उन लोगों को अच्छे तरीका से ज्ञान हो पाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 23 जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होती है। तो शिक्षक द्वारा व्याख्याएं,
कक्षा निर्देशन, खिस्से कहानियां, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, खिस्से कहानियां। अगर पर्यावरण से संबंधित जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनको एक कहानी के माध्यम से, किस्सा के माध्यम से सुनाते हैं, तो वह बच्चे जो होते हैं अपने मस्तिष्क के सहारे उस चीज़ को बहुत गहनता से अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो दादी या नानी कोई भी थी, मतलब वो हम लोग को कहानी सुनाती थी, तो उस बातें को हम लोग अच्छे तरीक़ा से कैप्चर कर ले रहे थे। तो यहाँ पे हो रहा है कि अगर शिक्षक वही काम करे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, अगर बच्चों को जोड़ने का सबसे जो प्रभावशाली तरीका होता है, युक्ति होता है, वह खिस्सा या कहानी होता है। इसके बाद देखिए 24 प्रश्न पे आते हैं। 24 जो प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो एक कह रहे हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है यह बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर प्रदान करता है, अवसर देता है। बी कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। सी कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो है यह प्रकृति एकीकृत है। और डी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित अध्ययन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी है ये सही हो रहा है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है वह वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। जितने सारे हम लोग प्रश्नों को करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रश्नों का वर्णन करना होता है, व्याख्या करना होता है, उसमें बहुत सारे परिभाषाएं आती है जिस पर हम अधिक बल देते हैं। तो बी ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो रहा है। प्रश्न आते हैं 25 नंबर। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है 25 जो प्रश्न करे कि नारियल डलडी हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टैपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। टैपिओका क्या होता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जिससे टैपिओका जिसको हम क्या कहते हैं ये भी आपको हम तुरंत बता रहे हैं। बिहार होगा, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। केरल में देख सकते हैं यहाँ पे टैपियोका है। टैपियोका मतलब जिसको हम कासवा का रूप बोलते हैं, जिसको शकरकंद, जिसे स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंद कहते हैं, मार्केट में बिकता है। तो उसी के तरह होता है, जिसका अंदर का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। शकरकंद हम लोग खाते हैं तो उसके अंदर का जो भाग होता है वह रंग होता है, वह सफ़ेद होता है। इसके अंदर के जो गुद्दे होते हैं वह उसी पाउडर को या स्टार्च को हम क्या करते हैं, उसको टैपियोका कहते हैं। ओके, तो ये शकरकंद के ही जैसा होता है। ये कौन सा पेड़ से प्राप्त होता है, तो कसवा नामक पेड़ से प्राप्त होता है। ये कौन सा पेड़ से प्राप्त होता है, तो कसवा नामक पेड़ की जड़ से तैयार किया जाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। केरल जरूर याद कीजिएगा। 26 देखिए प्रश्न कर रहा है यहाँ पे। 26 जो प्रश्न कर रहा है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं। तो ये आपको जरूर पहले से भी जानकारी होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है, ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो रहा है, काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद जो होता है वो जो जानवर है रात के समय में बहुत अच्छे तरीक़ा से देख सकते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 27 प्रश्नों को। 27 जो प्रश्न कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दे को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से संबंधित किया गया है और इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो डी है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से पूछा है उनकी संकल्पना और मुद्दा जो विज्ञान से संबंधित है, इसके विषय में कौन सी रूपरेखा नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में नहीं देखते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न जो 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो हम चीज कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन और आवास। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये जो है एक थीम जो है नहीं है, काम और खेल जो है ये नहीं है। तो नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो है पर्यावरण के अध्ययन में कितने 6 थीमों को माना गया, कौन कौन से हैं जरूर हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ये पहला जो हो जाएगा एक परिवार एवं मित्र हो जाएगा,
इसके भी 4 उप थीम है परिवार एवं मित्र का। कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपसी संबंधी हो जाएगा, इसके बाद दूसरा काम और खेल हो जाएगा, तीसरा जानवर हो जाएगा और चौथा हो जाएगा पौधा हो जाएगा। इस पर मैं जो है प्रश्न को जरूर बनाऊंगा। और जो 6 थीम है कौन कौन सा है? तो भोजन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके बाद पानी हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा, इसके बाद आवास भी हो जाएगा, यात्रा भी हो जाएगा, अभी आपको उस समय बताए थे, प्रश्न कराए थे, यात्रा भी हो जाएगा, हम चीज कैसे बनाते हैं ये भी सही है। तो 6 प्रश्न जो थे इसके 6 थीम थे। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 29। यहाँ पे जो 29 नंबर जो प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में से यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन मिट कर गया क्या? कक्षा 1, हाँ यहाँ पे दिया है कक्षा 1, 3 और 7 कर लीजिएगा, यहाँ पे चाहे 1 और 2 कर लीजिएगा, के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच कौन सा है? तो यहाँ पे करें कि कक्षा 1 और 2 पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बी करें कि कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। सी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा गणित के माध्यम से होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने सारे मुद्दे होते हैं, संबंधित होते हैं, उसका जो हम संपादन करते हैं भाषा से करते हैं और गणित के माध्यम से होता है। तो ये सच है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं अगला 30 नंबर। यहाँ पे जो प्रश्न 30 का है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। और डी कह रहा है कि यह सस्ता और सुलभ है। तो बी ऑप्शन इस यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर को प्रदान करता है। जो एक समुदाय है, एक महत्वपूर्ण शिक्षण होता है, अधिगम होता है, वहाँ पे वह जो है वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। 31 प्रश्नों को देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है 31 जो प्रश्न लिया गया है, कह रहा है कि किस राष्ट्रीय पाठ्याचार्य फ्रेमवर्क, जिसको हम एनसीएफ कहते हैं, एनसीएफ कहते हैं, प्राथमिक पर एक एकीकृत पाठ्याचार्य क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई है। तो एनसीएफ 1998, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की जो रूपरेखा है, एनसीएफ जो है यहाँ पे सही हो रहा है, एनसीएफ 2000। इस चीज को जरूर आप ध्यान कीजिएगा, एनसीएफ 2000। इसमें पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्याचार्य क्षेत्र के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो एनसीएफ 2000 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि एनसीपी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सरिकुलम फ्रेमवर्क होता है एनसीपी का। और ठीक है, और इस चीज़ को जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे भी थोड़ा इसके भी बारे में बता दें कि एनसीएफ 2005 क्या होता है। ये जो है चौथे राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा है, 2005 में प्रकाशित हुआ था एनसीईआरटी के द्वारा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 32, लास्ट प्रश्न है 32 का है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय इसमें से कौन सा नहीं है? तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देते हैं कि जो सी ऑप्शन है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, ये बिल्कुल बातें जो है यहाँ पे गलती कर रहा है। अभिप्राय जो है ये शिक्षक का शैक्षिक से अभिप्राय नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, तो साथियों मैं आज की क्लास में 32 प्रश्नों को लिए थे। ये आज की क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर तरह की तैयारी करने में आपकी बहुत मदद करेगा, सुलभ जो है आपको प्रदान करेगा। तो आप इस चैनल से जुड़िए, एक परिवार एक मित्र के भांति। तो
हम लोग आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।